हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक अगेन सिलेक्शंस के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम ब्रीडिंग मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था प्योर लाइन सिलेक्शन कैसे किया जाता है एंड प्योर लाइंस क्या होते हैं। इफ़ यू स्टिल हैव नॉट वॉच दैट क्लास, गो अहेड एंड वॉच इट टू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मास सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट क्लास, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। इसका लिंक आपके चैट बॉक्स में गिवन है, आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद बस एग्रीकल्चर को चुनना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अलर्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल सब आपको इस एप्लीकेशन में मिलते हैं, जिनको आप रीड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज तक सबसे तेज़, ऐसे ही सबसे पहले भाई पूरा एग्रीकल्चर कंटेंट आपको मिल रहा है फ्रॉम 10 AM मॉर्निंग टू 8 PM और एक्चुअली 9 PM इन द इवनिंग, है ना। तो भाई जब ज्ञान मिलता है ना, वो 3 इडियट्स वाली बात है, ज्ञान जहाँ भी मिले ले लेना चाहिए। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान है। जस्ट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, सिलेक्शन, है ना। लड़कियां बड़ा सिलेक्शन करती हैं, आपको तो पता ही है, राइट। अब पीछे देखिए, इतने सारे लोग हैं, इसने एक को सेलेक्ट किया है। उसी तरीके से आपको भी अपना सिलेक्शन चाहिए, चाहे आप ICAR के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब है बेस्ट चुनना, है ना। बेस्ट चुनने के लिए जैसे कई सारी एजेंसीज एग्जाम्स ले रही हैं, जो एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स ला रहा है, रैंक लेकर आ रहा है, उसे चूज किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि भाई जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ही हैज़ अ गुड माइंड, डेवलप्ड माइंड, है ना, वो हमारे अच्छा काम आने वाला है। दिस इज सिलेक्शन। लेकिन हम इन सिलेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग वाले सिलेक्शन की। तो व्हाट इज सिलेक्शन, है ना। सिलेक्शन का मतलब क्या है? सिलेक्शन का एक सिंपल सा मतलब है यू आर फेवरिंग दैट पर्सन, है ना। आपने किसी को सेलेक्ट कर लिया है, आपने किसी को चूज कर लिया, तो आप उसको फेवर करेंगे। अच्छा भाई तुम्हें अलाउड है ना, यू कैन डू दिस जॉब, यू कैन डू दिस वर्क, तुम्हें अलाउड है ना, सबको नहीं है। तो सिलेक्शन का मतलब क्या है? फेवर करना, या उसे वो चीज़ करने देना जो औरों को नहीं करने दी जा रही है ना। कई बार टीचर भी जो है क्लास में सिलेक्शन करते हैं, मॉनिटर का सिलेक्शन। अब मॉनिटर का सिलेक्शन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है? उसे स्पेशल प्रेफरेंस मिल रही है ना। वो औरों को चुप कराता है, वो थोड़ा बॉसी होता है, तो वो औरों को परमिशन देता है बाहर जाने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, है ना। तो इसी तरीके से सिलेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर आप प्लांट्स को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। और प्लांट्स को चूज करते वक्त आप क्या चूज करेंगे? जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। अब जैसे अगर मुझे एक पेंटिंग बनानी है, तो मैं एक ऐसे पर्सन को चूज करूंगी जिसकी पेंटिंग स्किल्स अच्छी हो, है ना, आर्टिस्टिक स्किल्स अच्छी हो। अगर मुझे एक लेक्चर के लिए किसी को चूज करना है, तो मैं ऐसे पर्सन को चूज करूंगी जिसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो। और अगर मुझे किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए चाहिए, जैसे कि IBPS AFO के लिए मुझे चूज़ करना है किसी को, तो मैं ऐसे पर्सन को चूज़ करूँगी जिसको सब्जेक्ट नॉलेज हो, जो बैंक के हिसाब से कैलकुलेशंस फास्ट कर पाए, लोगों से डील कर पाए। तो व्हाट इज़ योर गोल, आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स उस इंडिविजुअल में, उस प्लांट में होने चाहिए, है ना। डिज़ायरेबल कैसे? डिज़ायरेबल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट सिचुएशंस, है ना। जैसे कि अगर मुझे राजस्थान या ड्रॉट रेजिस्टेंट के लिए चूज़ करना है ना, राजस्थान रीजन में रहती हूँ मैं, मुझे ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट चाहिए, तो मैं एक ऐसे ही प्लांट को सेलेक्ट करूँगी जो ड्रॉट रेजिस्टेंस दिखाएगा, जिसका डीप रूट सिस्टम होगा, जिसकी लीव्स
जो है वैक्सी होंगी, या फिर जो स्टोमेटा इजीली क्लोज कर पाता है दिन में और रात को ओपन करता है। वैसे ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं जो दिन में स्टोमेटा क्लोज रखते हैं और रात को ओपन करते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। बहुत दिन हो गए थे होमवर्क मिले, थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइजेस भी तो ज़रूरी है, राइट? तो डिपेंड्स, आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हैं, आप चूज करते हैं, ठीक है। Selection is the oldest breeding method that has the basis for the crop improvement. Crop improvement के लिए selection सबसे पुराना मेथड है। आज हम selections करते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए, लेकिन हमारे पूर्वज पहले से ही सिलेक्शन कर रहे हैं। हाँ, उन्हें नहीं पता था डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है, लेकिन सिलेक्शंस वो फिर भी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? जो उन्हें हेल्दी प्लांट लग रहा था, जो डिजीज फ्री प्लांट था, जिस प्लांट के सीड्स मोटे थे, बोल्ड थे, वो हमेशा उसको रखते थे अगले साल बोने के लिए, बाकी सीड्स को वो खाने में कंज्यूम कर लेते थे। तो सिलेक्शंस वहीं से शुरू हो रहे थे, चाहे उनके पास उसका जेनेटिक बेस नहीं था, राइट? सिलेक्शन होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? यहां पर देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में काफी सारे लोग खड़े हैं, एक का सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन होने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? वेरिएशन, विभिन्नता, है ना? वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या होता है भाई? सब लोग अलग अलग होंगे तभी तो सिलेक्शन करोगे, प्लांट्स अलग अलग होंगे तभी तो सिलेक्शन करोगे। अगर सब एक जैसा होगा तो सिलेक्शन का क्या फायदा है? नील, जीरो, डेड, राइट? अगर मैं आपको एक ऐसी दुकान में छोड़ दूं जहां पर सारी रेड कलर की टी शर्ट हैं, सारी मीडियम साइज की हैं और एक ही फैब्रिक क्वालिटी की हैं, तो वहां पर सिलेक्शन करने का कोई फायदा होगा? नो, बिकॉज सब एक जैसी हैं। यू विल जस्ट पिकअप, है ना, कोई भी रैंडमली आप पिक कर लो, सब एक जैसी हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी दुकान में छोड़ूं जहां कलरफुल टी शर्ट्स हैं, वेरिएशन इन साइज एंड टेक्सचर्स है, तो वहां आप सेलेक्ट करेंगे, है ना, मुझे ये वाली पसंद है, मुझे येलो पसंद है, मुझे ब्लू पसंद है, राइट? तो वेरिएशन ज़रूरी है। अगर वेरिएशन ही नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन के लिए होती है वेरिएशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है हेरिटेबिलिटी। क्या होती है? हेरिटेबिलिटी। आई थिंक आई शुड चेंज द पेन कलर। हेरिटेबिलिटी, ठीक है। हेरिटेबिलिटी यानी कि जो वेरिएशन है वो कितना पास ऑन हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, राइट? एक चीज है, एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा तो हमारे किस काम का है ना? वी इवन डू द मैरिजेस लाइक दिस। मैरिजेस भी इसी तरीके से की जाती हैं, है ना? भाई लंबी लड़की लेकर आएंगे तो आगे बच्चे भी लंबे लंबे होंगे, हमारा लड़का तो बड़ा ही लंबा है, राइट? तो आप ये क्या कर रहे हैं? उसकी उस ट्रेट की हेरिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना? एक प्लांट बहुत सुपीरियर है, हेल्दी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर उसके कैरेक्टर्स हेरिटेबल नहीं होंगे तो वो आपके किसी काम का नहीं होगा, राइट? तो वो जो ट्रेट है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो हेरिटेबल होने ज़रूरी है। हेरिटेबल का मतलब क्या है? दे शुड पास दोज ट्रेट्स, दे शुड पास दैट इंफॉर्मेशन इन द प्रोजनी। उनको ये इंफॉर्मेशन, ये ट्रेट्स अपनी प्रोजनी, अपने बच्चों में पास ऑन करने होने चाहिए। तो ये होती है हेरिटेबिलिटी। ये दो चीज़ें होंगी तभी सिलेक्शन क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। सिलेक्शन का रिजल्ट आपको दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। चलिए, तो अब आते हैं हम मास सिलेक्शन पर। नाम से ही समझ आ रहे हैं, मास सिलेक्शन। मास मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो नंबर में होता है, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है ना? तो यहाँ पर आप बहुत सारे प्लांट्स चूज कर सकते हैं जो देखने में बिल्कुल सेम है, फिनोटिपिकली सेम है एंड सुपीरियर है, ठीक है? तो यहाँ पर दो कंडीशन का ध्यान रखिएगा। एक, मास सिलेक्शन में जो आप प्लांट्स चूज करते हैं दे आर फिनोटिपिकली सेम, वो फिनोटिपिकली सेम होते हैं। फिनोटिपिकली सेम का मतलब है वो दिखते सेम है।
सभी प्लांट्स की लगभग सेम सी हाइट होगी, रफली सेम होगी, है ना, इंच टू इंच नहीं नापना बट रफली सेम होगी। सब एक टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, सब थोड़े एक जैसे कलर के हैं, क्योंकि फार्मर उसी वैरायटी को खरीदेगा जो यूनिफॉर्म दिखती है ना, जो अच्छा दिखता है वही अच्छा बिकता है, राइट। तो मास सिलेक्शन में यूनिफॉर्म या सेम फिनोटाइप, दूसरा सुपीरियर होने चाहिए, सुपीरियर होना ज़रूरी है, नहीं तो मास सिलेक्शन का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। थर्ड चीज़ ये है, ये सबसे कॉमन सिलेक्शन मेथड है जो हम यूटिलाइज करते हैं, सबसे सिंपल सबसे कॉमन सिलेक्शन है मास सिलेक्शन, ठीक है। मास सिलेक्शन कैन बी यूटिलाइज फॉर द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। मास सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन है जिसको आप सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी यूटिलाइज कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मास सिलेक्शन की कहानी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, फिनोटिपिकली सुपीरियर, फिनोटिपिकली सेम, इन दो कंडीशन के बेसिस पर हम सिलेक्शन करते हैं। एंड मास सिलेक्शन इज द मोस्ट कॉमन एंड द सिंपलेस्ट सिलेक्शन मेथड, ये सबसे कॉमन और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। चलिए मास सिलेक्शन को हम और देखते हैं कि क्या किया जाता है इस मास सिलेक्शन में। तो आप यहाँ बहुत सारे ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, कुछ स्क्वायर, ट्राइंगल्स, मान लीजिए ये प्लांट्स हैं, है ना, दीज आर प्लांट्स, दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हैं। कोई प्लांट छोटा है, कोई लंबा है, कोई रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कोई ससेप्टिबिलिटी शो कर रहा है, कोई डार्क ग्रीन कलर का है, कोई लाइट ग्रीन कलर का है, किसी की पेनिकल लेंथ बहुत अच्छी है तो किसी की पेनिकल लेंथ बहुत कम है, राइट। तो यहाँ पर मिक्सचर है ये पॉपुलेशन का। इस मिक्सचर में से आप सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या करेंगे, यहाँ से जो भी आपको सुपीरियर लग रहा है कि भाई ये सबसे अच्छे लग रहे हैं, सुपीरियर लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, उनको आप चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर डिफाइंड नहीं, आपको 10 करने हैं या 20 करने हैं, इसलिए इसका नाम है मास सिलेक्शन। जितने आपको लग रहे हैं सुपीरियर हैं, बेस्ट हैं, उन सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है मास सिलेक्शन। उनको आपने सेलेक्ट कर लिया, अलग अलग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। आप उसको मिक्स करेंगे और नेक्स्ट ईयर फिर उनको ग्रो कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मिक्सचर है रेड डॉट्स और येलो स्क्वायर्स का, यानी कि ये प्लांट्स थे जो आपको सुपीरियर लग रहे थे और आपने इनको ग्रो किया नेक्स्ट जनरेशन में। अब नेक्स्ट जनरेशन में आप देख रहे हैं कि येलो वाले जो यहाँ पर सुपीरियर थे, ये यहाँ पर सुपीरियर नहीं लग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम क्या है, हेरिडिटी, यानी कि जो येलो में ट्रेड्स थे वो समहाउ पिछले साल तो अच्छे दिख रहे थे, इस साल अच्छे नहीं दिख रहे, मतलब इस ट्रेड की हेरिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट हेरिटेबल, है ना, इसकी हेरिटेबिलिटी कम है। तो अब हम इनको छोड़ देंगे, भाई ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम इनमें से फिर से सुपीरियर चूज करेंगे और फिर से उन सुपीरियर को मिक्स कर देंगे, नेक्स्ट जनरेशन में उनको फिर से ग्रो करेंगे, ठीक है। आप ये प्रोसेस कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब आपको लगे कि यस इस मिक्सचर से ये जो मेरी पॉपुलेशन मुझे मिल रही है ये यूनिफॉर्म है, ये बेटर परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, तब तक आप इस सिलेक्शन को कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट इसीलिए कहा जाता है, कोई साइंस नहीं है, कोई खास साइंस नहीं है, जो सुपीरियर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उठाइए, सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट साल ग्रो कीजिए, नेक्स्ट साल भी सुपीरियर लग रहा है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट साल में अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो छोड़ दीजिए, दैट्स इट, सिंपल। तो इसको हम क्या कहते हैं, मास सिलेक्शन कहते हैं। मास सिलेक्शन के कुछ अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। नाउ यहाँ पर इसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, सो जो ये बॉक्सेस में लिखे हुए हैं दीज आर द एडवांटेजेस, और जो बॉक्सेस से बाहर आपको दिख रहे हैं दीज आर द डिसएडवांटेजेस। तो पहला है गुड एडाप्टेशन। गुड एडाप्टेशन का मतलब क्या है, देखो अब हम एक बार फिर से प्रीवियस स्लाइड पर जाएंगे। ये क्रॉप आप यहीं पर उगा रहे हैं अपने एरिया में, है ना, जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं ये क्रॉप कहाँ उगा रही हूँ, दिल्ली में ही उगा रही हूँ, राइट। ये लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, मिक्सचर है, टाइम के साथ मैकेनिकल मिक्सचर हुए, म्यूटेशंस हुई,
क्रोमोसोमल एबरेशन हुए, क्रॉसिंग ओवर हुई, जिस भी कारण से, लेकिन अब ये मिक्सचर सा हो गया है, यूनिफॉर्म नहीं रहा है। अब मैं इसमें से सिर्फ सुपीरियर प्लांट्स सेलेक्ट करके आगे ग्रो कर रही हूँ। मैंने इसमें कुछ नया नहीं किया, कुछ नया ऐड भी नहीं किया, कुछ डिलीट भी नहीं किया। सेम प्लांट्स में से बस सुपीरियर चूज करके नेक्स्ट जनरेशन में उनको रिप्रोडक्शन का मौका दिया है ना, और कुछ नहीं किया। तो ये भी दिल्ली की ही सिचुएशन है, क्योंकि ये सेम जगह पर सिचुएशन है। ये यहाँ पर, ये प्लांट्स यहाँ पर दिल्ली में वेल सूटेड थे, एडेप्टेबिलिटी इनकी अच्छी थी, है ना। ये अच्छे से रह रहे थे दिल्ली की पोल्यूशन में, दिल्ली के एनवायरनमेंट में, दिल्ली के टेम्परेचर में, ये अच्छे से रह रहे थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ना मैंने लोकेशन चेंज की है, ना मैंने इनके जीनोम में कोई चेंज किया है, तो क्या एडेप्टेबिलिटी में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी वैरायटी की एडेप्टेबिलिटी है, जो वैरायटी जिस रीजन में सूटेबल है, उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि कहीं आप मेहनत करें, सिलेक्शन करें, हाइब्रिडाइजेशन करें और पता चले लास्ट में जो प्लांट आपको मिला है वो तो आपके एनवायरनमेंट में सूटेबल ही नहीं है। तो वो कंडीशन यहाँ नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी सेलेक्ट ही कर रहे हैं और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। सो यहाँ पर आपको एडेप्टेबिलिटी जो है अच्छी मिलती है। सेकेंड कारण गुड एडेप्टेबिलिटी का है कि आप सिर्फ फिनोटिपिकली सिमिलर प्लांट्स ले रहे हैं। फिनोटिपिकली सिमिलर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जीनोटिपिकली भी सेम है। तो उनमें जेनेटिक बेस जो है ब्रॉड होता है ना, जेनेटिक बेस में वेरिएशंस होते हैं, देखने में सेम है ना, हाइट लगभग बराबर है, कलर लगभग सेम सा है, मैच्योरिटी सेम सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नैरो जेनेटिक बेस नहीं है ना। अगर एक ऐसा एलील है और एक ऐसा एलील है, देखने में तो ये दोनों सेम है, लेकिन है तो अलग अलग, एक हेटेरोजाइगस एक होमोजाइगस है। तो क्योंकि जब आपका जेनेटिक बेस ब्रॉड है, जब जेनेटिक बेस ब्रॉड होता है तो उस क्रॉप की एडेप्टेबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे छोड़ा जाए तो वो अच्छे से अडेप्ट करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है ना। सो गुड एडेप्टेबिलिटी, लेस यील्ड ट्रायल्स। अगेन जैसे कि मैंने आपको दिखाया प्रीवियस स्लाइड में, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेराइटी में से सिलेक्शन कर रहे हैं, यू आर नॉट हाइब्रिडाइजिंग एनीथिंग, यू आर नॉट एडिंग और डिलीटिंग एनीथिंग। तो वो वेराइटी जैसा परफॉर्म कर रही है, सिलेक्शन उससे अच्छा परफॉर्म ही करेगा, है ना, उससे बुरा तो नहीं करने वाला है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा यील्ड ट्रायल्स की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा यील्ड ट्रायल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वेराइटी जिसके यील्ड ट्रायल हो चुके हैं, जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है, जिसकी रिलीजिंग आज से 10 साल पहले हो चुकी है, आप सिर्फ उसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं। तो दोबारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा यील्ड ट्रायल्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ बेसिक यील्ड ट्रायल करने होते हैं एंड यू कैन रिलीज द वेराइटी, और आप वेराइटी रिलीज कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसमें यील्ड ट्रायल ज़्यादा नहीं होते, तो इसमें टाइम कम लगता है ना, लेसर टाइम इन डेवलपिंग अ वेराइटी। एक वेराइटी को डेवलप करने में यहाँ पर कम टाइम लगता है। थर्ड इज द मोर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा कि ये फिनोटिपिकली सिमिलर होते हैं बट जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते, तो इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है आपको बेटर मिलती है, ज़्यादा मिलती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मास सिलेक्शन। जो प्लांट आपने मास सिलेक्शन से लिए हैं वो आप फिनोटिपिकली यूनिफॉर्म तो लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली प्योर लाइन जितने यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकते। प्योर लाइन तो एक ही प्लांट की प्रोजनी होते हैं, वो तो सब सिमिलर होते हैं जेनेटिकली भी एंड दिखने में भी। थोड़ी बहुत वेरिएशन जो होती है वो केवल एनवायरनमेंट के कारण होती है, लेकिन यहाँ आप जेनेटिकली सिमिलर नहीं ले रहे हैं, तो ये इतने यूनिफॉर्म नहीं होते जितना एक प्योर लाइन यूनिफॉर्म होता है। दे आर लेस यूनिफॉर्म देन अ प्योर लाइन वेराइटी। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएशन है उसमें आप सिर्फ उसी में से सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई नया हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे, कुछ जेनेटिक टूल्स या मॉलिक्यूलर टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। जो ऑलरेडी नेचर में वेरिएशन है केवल उसी में से सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि अंधों में काने राजा वाली बात है ना। अगर कोई भी राजा बनने के लिए सूटेबल नहीं है तो जो बेस्ट मिलेगा आपको उसी को बनाना पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते भाई। सब अंधे हैं तो अगर जिसकी एक आंख काम कर रही है तो आप उसी को बना लोगे, इसकी एक आंख तो काम कर रही है कम से कम,
है ना। तो इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो कम मिलता है, इम्प्रूवमेंट इज वेरी लेस, क्योंकि जो ऑलरेडी वेरिएशन है ये सिर्फ उसी को एक्सप्लॉइट करता है और उसी में से इम्प्रूवमेंट करता है। तो थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, नो न्यू वेरिएशन, ये कोई नई वेरिएशन जनरेट नहीं करता, ये ओनली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएशन पर ही काम करता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। दिस इज ऑल अबाउट मास सिलेक्शन, है ना, ये था मास सिलेक्शन। अब आते हैं पेडिग्री सिलेक्शन पर ना। व्हाट इज दिस पेडिग्री सिलेक्शन? ये फोटोग्राफ देख के आपको क्या याद आ रहा है? हीमोफीलिया डिजीज याद आ रही है ना, उसका सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस किया गया था, राइट। सो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस होता है एक जीन की इनहेरिटेंस आप एक फैमिली में पढ़ते हैं। ये जीन फैमिली में किस में किधर जा रही है, जब आप इसकी स्टडीज करते हैं तो इसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, जब ये ब्राउन हेयर एंड ब्लॉन्ड हेयर का एक्सपेरिमेंट है। ब्राउन हेयर के बंदे ने ब्लॉन्ड हेयर की लड़की से शादी की, तो उनके यहाँ पर 2 बच्चे हुए, एक के ब्लॉन्ड हेयर थे, एक के ब्राउन हेयर थे, ठीक है। अब ब्राउन हेयर वाले ने ब्राउन हेयर वाली लड़की से शादी की है, तो भी एक लड़की के ब्लॉन्ड हेयर आए हैं, है ना। तो यानी कि जीन्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम एक जीन को स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये हेट्रोजाइगस था, ये होमोजाइगस था, है ना। तो इसके बच्चे में एक जीन कहाँ से आया होगा, फादर से ये वाला जीन, मदर से ये वाला, है ना। तो इसमें स्मॉल बी आया, इसमें फादर से ये वाला आया था और मदर से ये वाला आया था, इसीलिए इसके ब्राउन हेयर है। और क्योंकि इसमें एक स्मॉल बी है और हो सकता है इसकी मदर में भी रहा हो, इसमें भी एक स्मॉल बी है, ये दोनों स्मॉल बी फिर यहाँ इकट्ठे हो गए तो ब्लॉन्ड हेयर आ गया, है ना। तो आप जब एक जीन की स्टडी ऐसे फैमिली में करते हो, फैमिली ट्री में करते हो, तो इसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। दिस पेडिग्री एनालिसिस यानी कि एक जीन को फैमिली ट्री में पढ़ना, उसी से इंस्पायर होके बनाया गया है पेडिग्री सिलेक्शन, ठीक है। उसी से इंस्पायर होके बनाया गया है पेडिग्री सिलेक्शन। आई एम सॉरी। तो पेडिग्री सिलेक्शन क्या है? Superior genotypes are selected from segregating generations and proper record of the ancestry of the selected plants is maintained. जो प्लांट आप ले रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है एंसेस्ट्री का, कि इसके एंसेस्टर्स कौन है, इसके फादर कौन है, इसकी मदर कौन है, प्लांट कहाँ से सेलेक्ट किया गया था। तो क्योंकि जब आप फैमिली का पूरा इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो आप इसमें किसी भी जीन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं पेडिग्री सिलेक्शन कर रही हूँ फॉर अ ड्रॉट रेजिस्टेंट जीन, इस जीन को मैं ट्रैक कर सकती हूँ, इस प्लांट की जीन्स कहाँ कहाँ जा रही हैं, किस प्रोजनी में दिखा रहा था, किस में ससेप्टिबल रिएक्शन था, है ना। जैसे ये जीन्स हम अभी ब्लॉन्ड हेयर और ब्राउन हेयर का सेलेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम किसी भी जीन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो ये थोड़ा सा मास सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड और टेक्निकल वर्जन है। करना सेम काम है, करना सेम काम है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मास सिलेक्शन में सिर्फ 8 से 10 साल लगते हैं एक नई वैरायटी डेवलप करने में, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग वैरायटी में से 4-5 सिलेक्शन करने हैं 4-5 साल, फिर उसके 2-3 यील्ड ट्रायल करने हैं एंड यू आर गुड टू गो टू रिलीज द वैरायटी। लेकिन पेडिग्री सिलेक्शन में ऐसा नहीं है। पेडिग्री सिलेक्शन में ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, फ्रॉम 14 to 15 ईयर्स, 14 से 15 साल लग जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा एक वैरायटी रिलीज करने में, ठीक है। चलिए पेडिग्री को देखते हैं। सो दिस इज पेडिग्री सिलेक्शन। कहेंगे मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है, खाली खाली सी पिक्चर लग रही है ना। तो चलिए समझते हैं। सो गाइस पेडिग्री सिलेक्शन में सबसे पहले होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि मान लीजिए आपके पास है वैरायटी ए और इस वैरायटी ए का आपने क्रॉस करवाया है वैरायटी बी के साथ, ठीक है। 2 वेराइटीज जब आपस में क्रॉस करवाती हैं, जो फर्स्ट जनरेशन आती है वो आती है F1 जनरेशन, राइट। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में सारे जीनोटाइप सेम होते हैं, इसलिए किसी भी ब्रीडिंग मेथड में याद रखिएगा, किसी भी ब्रीडिंग मेथड में F1 जनरेशन में सिलेक्शन नहीं करते हैं। देयर इज नो सिलेक्शन इन F1 जनरेशन। F1 में जो सिलेक्शन करेगा वो पागल कहलाएगा,
ठीक है। तो मान लीजिए इसके पास जीन है ए कैपिटल कैपिटल, इसमें है स्मॉल स्मॉल बी, F1 में हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और सभी F1 में यही जीन होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो जब सब में यही जीन होगा तो इन प्लांट्स में से मैं क्या सेलेक्ट करूं, सब तो सेम है, तो यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं होता। तो F1 यहाँ है, इसके बाद हम इससे F2 ग्रो करते हैं, ठीक है। जब आप F2 ग्रो करते हो तो जीन सेग्रीगेट होना शुरू हो जाती है, इसमें आपको अलग अलग टाइप के प्लांट मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डोमिनेंट एलील एक जगह आ गई, रिसेसिव एलील आ गई, हेट्रोजाइगस आ गए, है ना। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, उनके डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो F2 जनरेशन को हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेटिंग जनरेशन, सेग्रीगेटिंग जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो F2 पॉपुलेशन है, सेग्रीगेटिंग जनरेशन है, इसमें से आप सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट करेंगे, जैसा हम मास सिलेक्शन में कर रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए भाई मुझे ये प्लांट यहाँ से सुपीरियर लग रहा है, ये यहाँ सुपीरियर लग रहा है, ये यहाँ सुपीरियर लग रहा है, ये है ना, ये है, जितने भी मुझे सुपीरियर प्लांट लग रहे हैं मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया, और जब वो मेरी फसल पककर तैयार हो गई, मैच्योर हो गई, मैंने उन्हें हार्वेस्ट कर लिया। Now important point here is do not mix. मास सिलेक्शन में आप इनको मिक्स कर रहे थे, यहाँ पर इन्हें मिक्स नहीं करना है, सबको अलग अलग रखना है, एक को अलग रखना है, दूसरे को अलग रखना है, तीसरे को अलग रखना है, चौथे को अलग रखना है। Do not mix them, ठीक है। अब इस प्लांट से आपको जितने भी सीड मिले 10, 12, 20, 50 जो भी हैं, उनसे आप ये वाली रो लगाते हैं। इस प्लांट से जितने सीड मिले उनसे ये वाली रो लगाते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लांट टू रो सिस्टम, प्लांट टू रो सिस्टम, या फिर स्पेस्ड प्लांट, है ना, स्पेसिंग के और अच्छे से एक दूसरे से दूर दूर रखते हैं, स्पेस्ड प्लांटिंग सिस्टम का रखते हैं। अब यहाँ आपने 10 प्लांट सेलेक्ट किए, मान लीजिए इन 10 में से आपने 10 लाइन्स लगा दी, हर प्लांट की अलग अलग अपनी अपनी लाइन है। इन लाइन्स में अब आपको ये पता है कि ये लाइन इस प्लांट से आई है, ये इसका पेरेंट है, इस लाइन का पेरेंट ये है, इस लाइन का पेरेंट ये है, और ये आप रिटन फॉर्म में भी रखते हैं, रजिस्टर में रिटन फॉर्म में भी रखा जाता है ना, लाइन नंबर 1 फ्रॉम F2 प्लांट नंबर 10, है ना, लाइन नंबर 2 इज फ्रॉम F2 प्लांट नंबर 30। इस तरीके से आप इसको ट्रेस करते हैं। हर प्लांट को, यहाँ तक आने के बाद भी आप हर प्लांट को ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस F2 नंबर से लिया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब इनमें से जो भी आपको इंफीरियर लग रही हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे, जो सुपीरियर लग रही हैं उनको आगे फिर से ग्रो करेंगे, ठीक है। ऐसा आप 4 to 5 जनरेशन तक करते हैं। 5वीं जनरेशन F5 तक आते आते क्या हो जाता है, F5 तक आते आते होमोजाइगोसिटी काफी बढ़ जाती है ना, होमोजाइगोसिटी काफी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आप इंडिविजुअल सिलेक्शन छोड़कर फैमिली सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्शन छोड़ करके हम फैमिली सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो फैमिली सिलेक्शंस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगोसिटी आ गई है, फर्दर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो प्लांट है ये पूरी लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्लांट छोड़ करके, है ना। पूरी लाइन सुपीरियर लग रही है, हमने सेलेक्ट कर ली। अब इस लाइन से जितने सीड्स मिले आपने इन लाइन में ग्रो कर दिया। अब ये सारे लाइन्स किसके हैं, एक ही फैमिली के हैं, है ना। तो आप F5 के बाद इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फैमिली सिलेक्शंस कर सकते हैं। पूरी फैमिली को रिजेक्ट कर सकते हैं और पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको सुपीरियर लाइंस मिलती हैं, इनके आप यील्ड ट्रायल करेंगे, प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल करेंगे, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल करेंगे, देन फिर सीड मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सीड को रिलीज कर दिया जाएगा। तो पेडिग्री सिलेक्शन में मोटी मोटी बात यही है कि आपको हर चीज़ का लेखा जोखा रखना है, कौन कहाँ से सेलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ लास्ट में आके भी उसको ट्रेस कर सकते हैं कि F2 की कौन से प्लांट की प्रोजनी आज हमारे पास है जिसको हम एज अ वैरायटी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन ट्रैक दिस इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम इसको पेडिग्री सिलेक्शन कहते हैं।
एडवांटेज क्या है इस पेडिग्री सिलेक्शन की? जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैन ट्रैक बैक टू F2 प्लांट्स। आप F2 प्लांट्स पर ट्रैक बैक कर सकते हैं कि ये किसकी प्रोजनी है। सेकेंड, इट हेल्प्स फाइंड आउट दैट टू इंडिविजुअल्स में शेयर सेम एलिल्स, है ना, कॉमन एलिल्स शेयर कर रहे हैं कि नहीं। अगर एक दो लाइंस हैं और वो दो लाइंस आपने एक ही फैमिली से ली है, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एलिल्स शेयर कर रहे हैं, उनका जेनेटिक मेकअप शेयर हो रहा है, काफ़ी जेनेटिक मेकअप सेम हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप उनको रिजेम्बलेंस लेके आ सकते हैं कि भाई ये दोनों कॉमनली रिलेटेड हैं, ये डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, इस तरीके से। एंड ऑफ कोर्स एलिल कंपोजिशन ऑफ द फाइनल पॉपुलेशन, है ना, क्योंकि आप एलिल को पूरा ट्रैक कर रहे हैं, जीन्स को पूरा ट्रैक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, मैं ड्रॉट रेजिस्टेंस की जीन को ट्रैक कर रही हूँ, तो जो F2 में ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट होंगे मैं उनको ही सेलेक्ट कर रही हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर F2 में, है ना, ये जो मैंने ए वाला एग्जाम्पल लिया था, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट था, ठीक है। तो F1 में तो सारे ड्रॉट रेजिस्टेंट थे, F2 में ये दोनों ड्रॉट रेजिस्टेंट थे, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन जब मैं इसको ग्रो कर रही हूँ तो मुझे सेग्रीगेशन मिलेगा, इसको ग्रो कर रही हूँ तो मुझे सेग्रीगेशन नहीं मिलेगा। तो मुझे पता चलेगा ये होमोजाइगस है, इसको सेलेक्ट करना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके आप एक जीन को ट्रैक कर सकते हैं, एलिल्स को ट्रैक कर सकते हैं, और जो भी फेवरेबल एलिल है उनका जो फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में, वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पेडिग्री सिलेक्शन। तो पेडिग्री सिलेक्शन में आपको इंडिविजुअल सिलेक्शंस करने हैं विदाउट मिक्सिंग द प्लांट्स टिल F5 जनरेशन। उसके बाद आप फैमिली सिलेक्शंस कर सकते हैं। देन इसमें विग्रस ट्रायल्स होंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर शुरू में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, वैरायटी ए का वैरायटी बी के साथ क्रॉस करवाया है, मिक्स किया है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर पूरे ट्रायल्स होते हैं, मास सिलेक्शन की तरह नहीं होता कि थोड़े से एल ट्रायल कर लिए और रिलीज कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एडवांटेज है कि यहाँ पर आप नई वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्रॉसिंग ओवर को अपनाया है, तो यहाँ पर नई वेरिएशंस, नए रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिल सकते हैं, राइट। एंड यू कैन ट्रैक डाउन द पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को कभी भी ट्रैक डाउन कर सकते हैं। मतलब फील्ड में क्रॉप लगी हुई है और मैं ऑफिस में बैठ के बता सकती हूँ कि मेरे फील्ड में थर्ड लाइन में जो थर्ड प्लांट है उसका पेरेंट जो है F2 जनरेशन में कौन से नंबर वाला प्लांट था। तो पूरा रिकॉर्ड क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा सा लेबरस है, थोड़ा सा टीडियस है, टाइम टेकिंग है ना, बट कभी कभी वर्थ भी नज़र आती है इस टाइम की, क्योंकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिल सकते हैं, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पेडिग्री सिलेक्शन। दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा मास सिलेक्शन और पेडिग्री सिलेक्शन हम फिनिश करते हैं। अगले जो हमारी क्लासेस होंगे उनमें हम अलग अपने ब्रीडिंग सिलेक्शंस को पढ़ेंगे, लाइक बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड और बैक क्रॉसिंग मेथड। सो स्टे ट्यून्ड विद प्रयास क्लासेस एंड दीज आर योर अदर बैचेस लाइक झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर, IBPS AFO कंप्लीट बैच, या फिर आपके ICAR PG का रिकॉर्डेड बैच। किसी भी बैच में आप एनरोल करना चाहें तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके बाद जो है लॉगिन करके एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनें और यहाँ पर एनरोल करें। एनरोल करते वक्त आप Y448A का यूज कर सकते हैं, so that whatever the maximum discount at that time is available वो आपको यहाँ पर मिल सके। So do not forget to use this code Y448A to activate your discount। आपका डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट, MSc एग्रीकल्चर, नेट और ICAR और एनी जॉब एंट्रेंस एग्जाम, है ना, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं। 7,359 इसकी फ़ीस है पूरे एक साल की, जहाँ पर आपको इन सारे बैचेस की पेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स सब एक साथ मिलता है एग्रीकल्चर महापैक में। सो गो अहेड एंड एनरोल इन द एग्रीकल्चर महापैक, जहाँ पर आप सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही जगह पर कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपको 7,000 8,000 में एक ही बैच की फ़ीस पे करनी पड़ती है। यहाँ आपको बहुत सारे बैचेस के साथ साथ उनकी टेस्ट सीरीज़ और ई बुक्स भी मिल रही है। पूरे साल इतना कंटेंट कि आप पढ़ते पढ़ते मतलब थकेंगे, लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं होने वाला है,
राइट। अगेन Y448A का यूज कर सकते हैं टू एनरोल इन एनी ऑफ द मैचेस। आप डाउनलोड करेंगे जो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है एंड देन एनरोल इन द मैचेस। ओके गाइज, हाउ डू यू फील अबाउट द क्लासेस? डू लाइक, शेयर देम एंड write your comments in the comment box. Okay guys, goodbye, take care. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए keep revising, keep practicing.